गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक नए दिन और नए हफ्ते के आगाज़ है और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का रोज़ और आने वाला पूरा हफ्ता खुशियाँ और आसानियाँ लेकर आए आपके लिए। मैं हूँ सुनो पाकिस्तान के साथ आपकी होस्ट नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और पाकिस्तान से बाहर हमारे तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत नेक तमन्नाएं और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल, और हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी बहुत सारी चीज़ें आप सबके लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, इसके साथ फैशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, डिफरेंट कलर्स भी हैं, सेहत पे भी बात करेंगे, फिटनेस पे भी बात करेंगे, सितारों की चाल के हवाले से भी आपको बताएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना और आखिर तक आपने हमारे साथ ही मौजूद रहना है। और आज के डे प्लान को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको मौसम के हवाले से अपडेट देंगे। बिल्कुल, और उसके बाद बात करेंगे खामोश कातिल जो है कौन कहलाया जाता है, हाइपरटेंशन के बारे में। क्या वजूहात है, इलामात क्या हैं, इलाज क्या है, किस तरह के एहतियात आपको करनी चाहिए इस बारे में। और साथ ही आपको परेशान नहीं करेंगे, सुनवाएंगे फोक और सूफियाना कलाम और इसके साथ साथ क्लासिकल और जदीद मौसीकी का हसीन इम्तिसाल। फिर नजर डालेंगे मुल्क की सियासत पर और जानेंगे 26वीं आईनी तरमीम और काले नाग का आपस में क्या ताल्लुक है। ये भी जानेंगे कि बिलावल भुट्टो पहले दुल्हा बनेंगे या वज़ीर आज़म, और बाबर आजम का बुरा वक्त आखिर कब खत्म होगा। और आखिर में बात होगी शादियों के सीजन के हवाले से कि ख़वातीन किस तरह के जोड़े पहनना पसंद करती हैं, किस तरह के कलर्स को लाइक करती हैं। ये सब आपको देखने को मिलेगा हमारे आज के सुनो पाकिस्तान। तो आपने प्रोग्राम को लास्ट तक जरूर देखना है और साथ ही अपना फीडबैक हमारे साथ हमेशा की तरह शेयर करना है, क्योंकि जो आपकी राय है हमारे लिए इंतहाई अहम है। तो आइए सबसे पहले मौसम का हाल जान लेते हैं। तो जी नजर, चलें मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। मौसम में बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। बलाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में मौसम कदरे खुशगवार है, जबकि दिन के वक्त गर्मी की कैफियत बरकरार है। मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुदरती हुस्न से माला माल पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ मौसम सर्द और मतला साफ रहने का इम्कान है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 और कम से कम 14 डिग्री रहेगा। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 17 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम कहीं खुश्क और कहीं जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द होगा। ताहम पेशावर की बात करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है 29 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यानी कि सवात की, वहां पर कम से कम पारा 16 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब जिक्र करते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन सूबा पंजाब का, जहां बारिश ना होने से स्मोक की शिद्दत बढ़ गई है। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार की बात कर लेते हैं, यानी कि इस्लामाबाद की, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 19 और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री रहने की तवक्को है। और अब जिक्र करते हैं मुल्तान का, तो आपको बताते हैं यहाँ दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और कम से कम पारा 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। और अब आपको लिए चलते हैं सूबा बलोचिस्तान की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तुर्बत 40 डिग्री के साथ सूबे का गर्म तरीन मकाम रहेगा। बात करें कोयटा की, तो वहां पर दर्जा हरारत कम से कम जो है 12 और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे भर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है।
और अब रुख करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबा सिंध का, जहां बेशतर अजला में अभी भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा, टंडोजाम में दर्जा हरारत 40 डिग्री रहने का इम्कान है। रोशनियों के शहर की बात करते हैं, यानी कि कराची की, वहां पर दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। जिक्र कर लेते हैं हैदराबाद का, तो वहां पर दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 40 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। नजफ ने हमें मुल्क भर के मौसम का तो बताया, लेकिन अगर हम लाहौर के मौसम की बात करें तो वन लाइनर उसमें यह है कि लगता है कि अब गीजर ऑन करने में थोड़ा ही वक्त रह गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, आज के दौर में जहां हम तरक्की और सहूलियात के लिहाज से बहुत आगे जा चुके हैं, वहीं पर हमारी जिंदगियों में तनाव, बेचैनी और दीगर सेहत के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं मसाइल में से एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक तरीन मसला हाइपरटेंशन या बुलंद फिशार खून, जिसे आम जबान में हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हाइपरटेंशन दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। मगरबी ममालिक की अगर बात करें तो 30% अफराद हाइपरटेंशन का शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान में ये जो तादाद है ख़तरनाक हद तक यानी कि 40% तक पहुंच चुकी है। ये एक ऐसा खामोश कातिल है जिसका इब्तिदा में तो पता नहीं चलता, मगर ये जब बढ़ जाता है तो दिल के दौरे पड़ जाते हैं, फालिज हो जाता है, गुर्दों के मसाइल अब पैदा हो जाते हैं और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका आप शिकार हो जाते हैं। 2023 की एक स्टडी को शामिल कर लेते हैं, जिसमें यह मुनकशिफ हुआ कि हाइपरटेंशन के शिकार अफराद में से तकरीबन 60% लोग अपने मरज से नावाकिफ होते हैं और जब तक उनका इलाज शुरू किया जाता है तब तक मरज काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है। पाकिस्तान में भी हाइपरटेंशन का मरज तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका ताल्लुक सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड और स्ट्रेस जैसी वजूहात से भी हो जाता है। और इसी तमाम सूरत हाल करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं जो कि मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर जुनैद सरफराज। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है, ये हाइपरटेंशन है क्या और कौन सी वजूहात हैं जो इस चीज़ की तरफ इंसान को लेकर जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में अपने नाजरीन को बताया है, वो बड़ा अच्छा एक कंसाइज इंट्रोडक्शन आप लोगों ने दिया है। एक तो हमारी जो पब्लिक है उसकी 40% जो पॉपुलेशन पाकिस्तान की है इसको भी क्रॉस कर गई है। जो अभी सर्वे रिसेंट है उसके मुताबिक 2025 के अंदर हमारी 50% प्लस जो पॉपुलेशन है वो हाइपरटेंशन का शिकार होगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की हाफ पॉपुलेशन जो है इस जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो चुकी होगी। डॉक्टर साहब, इसमें यंगस्टर्स भी हैं हमारे? अच्छा, मैं उसकी तरफ सबसे पहले मैं आपको इसकी ना थोड़ी सी वजूहात बता देता हूँ। वजूहात जो हैं, सबसे पहले पाकिस्तान के हम जितनी भी बात करेंगे अपने नाजरीन के लिए वो पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। हम कोई यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमने वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। उधर के डायनामिक्स, डेमोग्राफी चेंज है। हम पाकिस्तान से ही शुरू करते हैं। पाकिस्तान में हम जिस तरह ओपीडी में पेशेंट देखते हैं, आप कह लें कि एवरी 4th पेशेंट जो हमारे पास ओपीडी में, इमरजेंसी में या इंडोर में प्रेजेंट करता है वो उसको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हाइपरटेंशन का मसला होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके इंट्रोडक्शन से ही मैंने ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला है। अच्छा, ब्लड प्रेशर हो जाना इज़ नॉट अ बिग डील। उसका पता ना होना और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ डॉक्टर के पास पहुंचना, ये सबसे बड़ी जानलेवा चीज़ है जो पाकिस्तान में मौजूद है। उसकी सबसे पहली वजह है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। आपकी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ उनकी रीच में नहीं है, या फिर महंगाई इतनी है कि वो अपनी हेल्थ स्टेटस को प्रायोरिटीज़ पे नहीं रखते और हैं अफोर्ड भी नहीं और मतलब सालाना बुनियादों पर वो अपने टेस्ट भी नहीं करवा सकते। बिल्कुल सालाना बुनियादों पर अपने टेस्ट नहीं करवाते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर आप मुझे बताएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा आप इस पे सेगमेंट करें कि कौन सी चीज़ है जो आपको प्योरिटी में खालिस मिलती है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कुछ भी नहीं मिलता है। चिराग लेके भी ढूंढे तो नहीं मिलते। अगर आप दूध को ले लें, आप घी को ले लें, आप कोई भी चीज़ ऐसी ले लें, बच्चा पैदा होता है, उसने अगर 50 साल ज़िंदगी गुजारनी है, उन 50 ईयर्स में उसने वो सारी इम्प्योर चीज़ें ही यहाँ पे पाकिस्तान में लेनी हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद
जब वो उसकी क्या नशोनुमा आप होगी। यही देख लें कि अब तो हवा भी खालिस नहीं है, स्मोग है, हम ताज़ी हवा भी नहीं ले सकते। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जिस तरह अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, बिल्कुल। अभी मैं इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहा था नाइट में, तो अर्ली मॉर्निंग हमारे पास स्मोक के पेशेंट आ रहे थे जो अर्ली मॉर्निंग ड्यूटीज़ पे जाते हैं, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ लाहौर अभी में सीजन शुरू नहीं हुआ सर्दियों का और अभी ये आलम है। अच्छा, फिंगर पॉइंट्स पे मैं कुछ चीज़ें बड़ी इजी सी नाजरीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये हैं कि सबसे पहले आप जो जंक फूड की बात कर रहे हैं, आम पब्लिक के लिए, जो हमारे अर्बन रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, उनके लिए तो जंक फूड वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो भी 16 to 18% पॉपुलेशन हाइपरटेंशन का शिकार है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी जो कॉज है इसकी है वो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, कि हम खाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम सो जाते हैं, हमने वॉक को अपना मामूल नहीं बनाया। ठीक है। जिन लोगों के पास गाड़ी है, कोई मोटर बाइक है, वो छोटे से काम के लिए भी बाहर निकलेंगे, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। बेशक जितनी ज़िंदगी ने तरक्की की है, चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आसाइशें आई हैं, उसके साथ साथ इन आसाइशों ने हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा एक असर भी छोड़ा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जंक फूड है। बहुत से लोग हैं जो कि जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल उनकी बॉडी में ज़्यादा होता है, उसका शिकार होते हैं। कुछ लोग चिकनाई वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आप ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बेमुबतला हो सकते हैं। नमक भी इजाफा करता है इसमें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि नमक जो है वो ब्लड प्रेशर, नमकियात में इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड जब भी आपके जिस्म में जाना है, उसने आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर करना है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है पहले, तो उसमें तो इसने कुछ नहीं कहना। लेकिन जो ऑलरेडी जिसको हाइपरटेंशन का मसला है, उसमें ब्लड प्रेशर में नमक का इस्तेमाल जानलेवा साबित होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया ना डायग्नोस किस तरह से हो सकता है, पता चल सकता है। अगर ये डायग्नोस हो जाए तो फिर क्या इसका इलाज है? मतलब आप वर्जिश कहते हैं या क्या चीज़ रेकमेंड करते हैं मेडिसिन में और उसके अलावा? अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का स्टार्ट यहाँ से लूँगा। मैं सब लोगों से इल्तमास करना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा किसी भी एज में, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, अगर किसी को ज़िंदगी में ऐसा सर दर्द महसूस हो जो उसे लगे कि मुझे पहले कभी नहीं हुआ, या उसको थकावट रहती हो, या थोड़ा सा चलने से दिल की धड़कन सुनाई देती हो, या इन पट्ठों में, शोल्डर में उसको दर्द की शिकायत हो, वो फौरी किसी करीबी मुआलिज के पास जाके खुदारा अपना एक दफ़ा ब्लड प्रेशर का ज़रूर चेकअप करवाए। और इससे ये होगा कि अर्ली डिटेक्शन जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है। जब आप चीज़ को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, आप उसकी रेमेडी की तरफ फिर जाते हैं। वो आपके क्वेश्चन की तरफ मैं अब आता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया, ठीक है। अब आपका उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लाइफस्टाइल चेंजिंग्स हैं। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या आपकी रूटीन है? हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, हम उनकी पूरी काउंसलिंग करते हैं। दो तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं। एक होते हैं हम इनको इजी करने के लिए मॉडिफाइबल, एक लेमैन बंदे के लिए कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं, अनमॉडिफाइबल जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका लाइफस्टाइल है। आप थोड़ा सा वॉक को मामूल बनाएं, जंक फूड को छोड़ दें, थोड़ा वर्जिश को मामूल बनाएं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अब जो अनमॉडिफाइबल चीज़ें हैं या नॉन मॉडिफाइबल चीज़ें हैं, उनके अंदर एज है। एक इंसान 65-70 को पहुंच गया है, उसकी आर्टरीज ऑलरेडी वो इतनी पेचीदा हो चुकी हैं, तो वो चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है। फिर मर्द हजरात जो हैं ख़ास तौर पे, और उनमें हाइपरटेंशन का ज़्यादा मसला होता है। क्यों? उसकी जो मेन वजह है, देखें मर्द हजरा, इसमें स्ट्रेस, आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक स्ट्रेस का वर्ड यूज़ किया था, तो इसलिए मैं आपको शुरू में भी कह रहा था कि आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा और कंसाइज करवाया। उसके की वर्ड्स हैं ये सारे। तो स्ट्रेस जो है, ये पाकिस्तान के अंदर आप मुझे बताएं कि 15 ईयर्स के बाद किस बंदे को स्ट्रेस नहीं है? वेल सेड, ऐसा ही है। हर बंदा किसी ना किसी नौइयत में, किसी को जॉब, ये ज़रूर, स्ट्रेस का ताल्लुक पैसे से नहीं है, वो किसी भी मसले से हो सकता है। जब स्ट्रेस आपकी बॉडी में आ जाता है, स्ट्रेस वो चीज़ है जो कि आपके सर से लेकर पाँव के नाखून तक किसी भी ऑर्गन को स्पेयर नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे जानलेवा हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में, जिसकी मौजूदगी में आप हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप जो भी बंदा स्ट्रेस में मुब्तला है, वो भी अपने ब्लड प्रेशर और ख़ासतौर पे शुगर पे भी नज़र ज़रूर रखे। डॉक्टर साहब, ये कि स्ट्रेस तो रहना ही रहना है, आपको मुख्तलिफ मुश्किलात दरपेश आती रहती हैं ज़िंदगी में, और ज़िंदगी नाम इसी चीज़ का है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है?
अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी कौम के अंदर ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वो साइकोलॉजी को, मेंटल हेल्थ को कुछ नहीं समझते। और अगर कोई इस चीज़ पे बात उसके करे, पास जाना, कोई इस पे साइकोलॉजिस्ट के बात पास करे या कहे यार एक दफ़ा साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, तो अगला आपको वैसे ही कंसीडर करेगा तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। अच्छा, इसमें भी हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं वो डॉक्टर की रीच तक खुद भी नहीं जाते हैं कि हमें एक टाइटल या टैग मिल जाएगा कि हम कुछ ज़हनी ऐसे तनाव का शिकार हैं, हमें लोग उसकी बिना पर सोशल आइसोलेशन का शिकार होना पड़ सकता है। तो खुदारा ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेस की मैनेजमेंट बहुत इजी है। देखिए, बहुत सी थेरेपीज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ नहीं कर सकता हूँ। वो मैं जब किसी काउंसलर के पास जाता हूँ, मैं उसको अपने प्रॉब्लम्स बताऊंगा, वो मुझे उसके वे आउट बता देगा। बिल्कुल, कि आप जो सोच रहे हैं, आपके पास एक रास्ता था, मैं आपको 10 रास्ते बता रहा हूँ, तो मेरे लिए एक चीज़ चैनलाइज हो कि ईजी हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, फिर उसकी मेडिकेशंस, अगर स्वेयर स्ट्रेस आपका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, फिर हम उसको स्लोली SSRI, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, कुछ मेडिसिन हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये मेडिसिन भी इसमें शामिल हैं और दीगर काउंसलिंग की चीज़ें भी। मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे ख़तरनाक अमराज हैं जो हाइपरटेंशन से जन्म ले सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये भी बताएं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब इसको अवॉइड किस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस के दौरान दुख होता है वो ये होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो जानबर नहीं हो सकते सम टाइम, तो पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो जब उनके अटेंडेंट से पूछा जाता है कि क्या इनको ब्लड प्रेशर था, तो वो कहते हैं कि जी इन्हें ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर नहीं था। तो उनमें से कोई एक बंदा कहता है जी एक दफ़ा ज़िंदगी में कि 180-190 हुआ था। अच्छा, तो ये एक मिथ है जी, एक दफ़ा हुआ, हमने मेडिसिन खाई, वो ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, दोबारा चेक करने की जहमत भी नहीं की। जिसको ब्लड प्रेशर हुआ, इसका मतलब है कि उसकी जो आर्टरीज हैं वो इतनी तंग हो गई हैं कि उनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको चेकअप करवा के उसकी मेडिसिन सेट करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जरा वक्त की कमी है, मुझे ये भी बताइएगा, क्या ये इनहेरिटेंस में ट्रांसफर होती है, जीन्स में ट्रांसफर होती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर? जी बिल्कुल, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें आपके पास 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का बच्चा भी ब्लड प्रेशर के साथ आ सकता है। मैं तमाम माओं से, तमाम जो वालिदैन हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे, उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ों की बीमारी है। अच्छा, जो बच्चे हैं अगर उनके अंदर ब्लड प्रेशर का मसला आता है तो वो ज्यादा पेचीदा है, तो उसकी कोई ना कोई कंजेनिटल रीजन है। जिस तरह किडनीज का इशू हो सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ब्रेन के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन के ट्यूमर हो सकते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी ब्लड प्रेशर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें आपने ऑब्वियसली मेरा सारा टॉपिक तो आपने कवर कर लिया। आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि गुर्दे इससे मुतासर हो सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जो चीज़ ब्लड प्रेशर से जाएगी वो आपका हार्ट जा सकता है, आपके गुर्दे जा सकते हैं, आपको स्ट्रोक, फालज का अटैक, ये 3 वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि जानलेवा भी हैं और अमूमन पेशेंट्स और बच्चों को, यंगस्टर्स को तो वैसे भी कंट्रोल का पता ही नहीं है ना कि अगर उनको बीपी भी है तो किस तरह उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है ताकि वो नॉर्मली एक्ट कर सके, बिहेव कर सके। तो नाजरीन, चीज़ों के बारे में तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और रहनुमाई भी हमें भी मिली, आपको भी मिली है कि किस तरह आप इन चीज़ों से परहेज कर सकते हैं कि आपको हाइपरटेंशन ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो। तो अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स आपके लिए बाकी हैं, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं और अब एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ म्यूजिक, और आज हमारे साथ स्टूडियो में यंग और टैलेंटेड सिंगर मौजूद हैं, आसिफ अली हाशमी, अपने बैंड के साथ, अपने हम नवा के साथ, और ये जो है क्लासिकल के साथ साथ जदीद मौसीकी में भी यकसा महारत रखते हैं। इसके अलावा फोक और सूफियाना गुलकारी में भी अपनी मुनफरिद पहचान बना चुके हैं, यानी अपना सिक्का जमा चुके हैं। इनसे बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान आसिफ। थैंक यू सो मच। ये आपका इंट्रोडक्शन तो हमने करवा दिया, अपनी टीम का तारुफ आप खुद करवाते हैं हमें। अच्छा, शॉर्टली मैं बताता चलूँ कि ये मेरे भाई हैं सबसे पहले तो तीनों। अच्छा, इनका नाम है अब्बास फिदा, मोहम्मद अब्बास के नाम से। जबरदस्त। ये जीसी में माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ म्यूजिक वहाँ पे भी करते हैं, जीसी के स्टूडेंट हैं। क्या बात है, बैचलर्स में। वो अली दरबूका के नाम से उनका चैनल भी है और वो दरबूका प्ले करते हैं, तबला प्ले करते हैं और ढोलक प्ले करते हैं।
तो ये मेरे भाई हैं मुझे हारिस। लगा आप इन्हें भूलना चाहें दाएं वाला ये लेफ्ट साइड पे आपने शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मेरे साथ है, मेरे भाई हैं, इनके बगैर तो गुजारा नहीं है। ये हारिस साहब हैं जी, ये माशाल्लाह गिटार प्ले करते हैं। मैं जबरदस्त। तो आसिफ मुझे बताएं कि इन तीनों में से कोई शामिल था या इसके अलावा कोई और था जिसने बताया कि आपके अंदर सिंगिंग के जम्स मौजूद है? बेसिकली इनको तो मालूम था ये, क्योंकि ये भाइयों की तरह है। जो अच्छा। जिनको मालूम नहीं था उनको मैंने अपनी मेहनत के साथ मैंने बताया कि आपको भी मालूम होना चाहिए। तो ये भी बताइए आसिफ कि आप क्लासिकल के साथ साथ जो जदीद म्यूजिक है, स्पेशली जिसमें रैप हो गया, रॉक हो गया, ये पॉप हो गया, उनको कितना पसंद करते हैं और आपका फेवरेट कौन है आजकल? आजकल तो मैं रैप में लाइक करता नहीं था, लेकिन जैसी बीट्स, जैसी जदीद और कमर्शलाइजेशन में वर्क हो रहा है, करण औजला एक सिंगर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह उनका गाना एक सिंगर ने गाया, उन्होंने बड़ा पसंद किया उसका गाना। हाँ जी, वो जिन्होंने गाया ना वो मैं जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है, और बड़ा अच्छे तरीके से बेड़ा गर्क किया उन्होंने, चाहा साहब ने। चले, उन्होंने तो जो किया आप कुछ बेहतरी ले आए हैं। आसिफ आपसे उम्मीद है, तो क्या सुनाएंगे आज हमारी मैं ऑडियंस को? जी एक जैसे कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे सिंगर है राहत फ़तेह अली खान साहब, इनका एक गाया हुआ गाना है, खलील साहब ने लिखा है, कोई शक नहीं। और मेरे उस्ताद जी बग्गा जी हैं, साहर अली बग्गा जी, उनकी ये कंपोजिशन है, तो वो मैं आपको सुनाना जी चाहूँगा। जरूर सुनाइए आसिफ भाई। लफ्ज़ कितने उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू का बिखरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर फिर याद आता है वो बातें थी महज बातें, मगर बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया
जबरदस्त आसिफ, जबरदस्त, मन ही आपका नहीं ये कर गाना रहा बहुत जरूरी था। कि आप रुके, बस गाते जाएं और हम सुनते जाएं। इतना अच्छा खूबसूरत आसिफ, माहौल। ये बताएं कि इतने बड़े उस्तादों का आपने गाना गाया है, कौन कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जिनका गाना आपको लगता है कि यार ये बड़ा चैलेंज है इसके साथ इंसाफ करना? जी हमारे पाकिस्तान में ऐसे जैसे कि बेशुमार। मैं जिनको रूहानियत समझता हूँ अपनी, बड़ा मैं उनसे मेरी इंस्पायरेशन है वो उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जबरदस्त साहब, जबरदस्त, कि जिन्होंने वो काम कर दिया है। ऐसे लासानी लोग हुए हैं कि शानदार। कर भी रहे हैं, लेकिन जब उनका चलेगा ट्रैक तो वो नया ही लगेगा। बिल्कुल। ये कैसी बात है, ये करम है, और ये अल्लाह की ज़ात का उनके खास करम है, उन पे तासीर है उनके कलाम में। तासीर है, ये कह सकते हैं आपके तासीर है। कि जितने भी मैं अक्सर देखता हूँ कि खान साहब कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं, ये राहत साहब, लेकिन जब नुसरत फतेह अली खान साहब की कोई चीज़ वो प्ले करते हैं या गाते हैं तो ऑडियंस कुछ और ही मज़ा ले रही होती है। क्या बात है, ऐसे क्या ही है, बात है। अच्छा, बिल्कुल इस ऐसे ही है। तासीर में ये जो मौसीकी में तासीर पैदा होती है, इसमें रियाज का कितना अमल दखल है और आप कितना करते हैं? प्रैक्टिस कितनी जरूरी है? इसमें रियाज देखें, जो गॉड गिफ्ट होता है ना, ये गॉड गिफ्ट होता है। पहले तो बात ये है कि सुरीला रियाजत से नहीं होता, सुरीला पैदा होता है कुदरत की तरफ से। अल्लाह की ये देन है, अल्लाह की अता है। लेकिन निखार तो लेकिन फिर आता है ना निखार प्रैक्टिस। जी जी, practice तो मैं वही जरूरी है आपकी ना, बात हाँ। से वो करूँगा। निखार पॉलिश इंसान ने खुद को खुद करना होता है, और उसके लिए रियाजत बहुत जरूरी है। आसिफ, ज्यादा बातें नहीं करेंगे आपके साथ, गाना एक और सुनेंगे। तो और क्या सुना रहे हैं जी आप? मैं एक और गाना आपको सुनाऊंगा। उस्ताद जी हैं उस्ताद जवेद बशीर साहब, जी। उनका एक गाना कदी आमिल सामल यार वे। ओ क्या वो मैं बात है। आपको जी जी एक जी, और जबरदस्त गाना। जरूर जरूर। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जाए, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे।
बहुत आला, क्या बात है आसिफ यार, आपने मजा आ गया है। समा बांध दिया यहाँ पर। हमारा जो हफ्ते का आगाज है ना वो बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा, मैं एक चीज नोट कर रहा था आपकी सिंगिंग के दौरान जो मुझे बड़ी मजेदार लगी। आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं अपने हमनवाओं को और इशारा अबरू से, ये वो समझ भी लेते ये हैं कौन सी उसे। कम्युनिकेशन है? ज़रा ये समझ भी लेते बड़ा अच्छा हैं। परसीव हाँ। करते हैं, ये कौन सी ये कम्युनिकेशन है? बेसिकली टीम मेंबर्स जो होते हैं ना, जो ये एक फैमिली होती है, तो फैमिली कोई शक नहीं से इसमें। बेहतर आपको कोई समझ नहीं सकता। बेसिकली ये स्केल का काम है, सुर का काम है, तो उनको पता चल जाता है कि स्केल भाई ने ये और रखा आसिफ है। मुझे ऐसा लगता है ये प्रैक्टिस से भी कहीं ना कहीं डेवलप हो जाते हैं, उनको आपके इशारे समझ आ जाते हैं क्या कहना चाह कोई रहे कमी हैं। बेशी हो तो मुझे लगता है आपको सुर ताल में मजा नहीं आता फिर वो, है ना? जी जी, इसी तरह ही है। अच्छा आसिफ मुझे बताइएगा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से आ रहे हैं? कुछ कंपोज कर रहे हैं, राइटिंग भी करते हैं? कोई नया लिखते गाना भी आपका हैं? सुनने को मिल रहा जी, है? मैं गाना खुद लिखता हूँ, खुद कंपोज करता वाह हूँ, वाह, और राइटर भी आप खुद ही हैं, जी जबरदस्त बिल्कुल। यार। और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ चैनल्स के जो जिन पे मैंने काम किया है। मेरे OSTs चल रहे हैं। ग्रीन के साथ मैंने खलील साहब का लिखा हुआ एक OST किया है। उसके बाद एनक वाला जिन एक ड्रामा था, उसका एक दूसरा पार्ट उन्होंने रेडी किया, रिटर्न ऑफ नस्तूर के नाम से। अब सब टीवी पे वो चल रहा है, तो उसके माशाल्लाह फेसबुक पे 2 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, 2 मिलियन व्यूज़ हैं। जबरदस्त। तो ये अल्लाह का करम है, वालदैन की दुआएं हैं, क्या आप भाइयों की दुआएं हैं। आसिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया और Thank you so आपके much. हम नवाहों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने आकर समा बांध दिया हमारे स्टूडियो के अंदर। हमारा ये पूरा हफ्ता बहुत अमेजिंग गुजरने वाला है। बहुत शुक्रिया। जाते हुए क्या क्या सुनाएंगे हमें? जाते हुए मैं आपको एक गाना है, बस कोई दुखी नहीं अलविदाई गाना करना, सुना। तो ये कहते हैं ना ये वापसी का गाना ट्रिप से। राहत साहब का एक सॉन्ग है, मैं तेनू समझावा कि वो मैं मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन नू माने, जीना मेरा मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां कोई ना तेरे बाजों लगदा जी, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां ना तेरे बाजों लगदा जी, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां कोई ना तेरे बाजों लगदा जी। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब बात करते हैं मुल्की सियासत की। बिलाखिर हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम का सख्त चैलेंज अबूर कर लिया है। रात गए हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली से आईनी तरमीम बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया। सेनेट में तरमीमी बिल की हमायत में 65, जबकि कौमी असम्बली में शिकवार मंजूरी के दौरान 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। 26वीं आईनी तरमीमी बिल के जरिए आइन में 22 तब्दीलियां की गई हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक अदलिया से है। मंजूर की गई तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री, चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का क़याम, जबकि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत, आइनी बेंचों की तश्कील, अस्कुत नोटिस का इख्तियार, मुकदमात की समाअत, जजेस की तकर्री, सूद का खात्मा, वज़ीर आज़म या काबीना की सदर को तजवीज़ पर कोई सवाल नहीं हो सकता, ये सब भी शामिल है। और आपको बताते हैं कि आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान काले साम का काफ़ी जिक्र सुनने को मिला। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम को काले साम से तशबीह दी और कहा कि हमने काले साम के दांत तोड़ दिए हैं और जहर निकाल दिया है। आईनी तरमीम की मंजूरी पर हुकूमती कैंपों में तो खुशी का समा है, शादियाने बजाए जा रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इसे मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल एजेंडे की तकमील करार दिया, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आईनी तरमीम की मंजूरी पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश की है। सेनेटर जो फैसल वावडा हैं वो तो एक कदम और आगे बढ़ के दिखाई दिए और आईनी तरमीम की खुशी में वो पार्लियामेंट में सीधा केक ले आए और कहा कि वैसे मेरी सालगिरह भी है और आईनी तरमीम की खुशी का दिन भी, तो अभी तो मैंने डिग्गी से ये केक निकाला है, तरमीम के लिए डिग्गी खोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये आईनी तरमीम है क्या और इस पर हंगामा क्यों हुआ और इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, इसी तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली सहर कामरान साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। सबसे पहले बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम बिल है क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैं समझती हूँ कि अगर कल किसी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो एड्रेस थी पार्लियामेंट में उसको फॉलो किया तो एक पूरी तारीख उन्होंने सामने रखी है कि किस तरीके से जो है ये इसकी अहमियत थी। और ये भी मैं एक बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मुतालबा कर रही थी, ये कोई नया मुतालबा नहीं है। उन्होंने इसका पस मंजर भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसका खाका और उसकी जो अहमियत को कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है पेश किया। फिर उसके बाद जिस तरीके से हमारे यहाँ एक तारीख रही जुडिशल एक्टिविज्म की या जो है जिस तरीके से हमारी अदालती तारीख है, पाकिस्तान अगर 142 ममालिक में देखें तो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसकी रैंकिंग जो है वो 130 नंबर पर आती है। तो ये मतलब ये कि अगर आप इसको इंटरनेशनली देखें और अगर आप लोकली देखें तो जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने 2006 के अंदर जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया तो उस वक्त उनके सामने एक पूरी तारीख थी, एक पस मंजर था कि किस तरीके से जो है अदलिया जो है वो अपने इख्तियार से तजावुज़ करती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल था, फिर 90 की दिहाई के अंदर जिस तरह से हुकूमतें बरतरफ की गई, जिस तरीके से जो है यानी एक अल्टरनेटिव जो है 58(2)B का जिसको निकाला गया जो है पाकिस्तान के आइन से, वो इख्तियार जो है वो ले लिया अदलिया ने। और जिसके बाद हमने ये देखा कि चाहे मुल्क के मामलात वो इंतज़ामी मामलात हों जिसके अंदर आप ये कहें कि रेकोरेक का मामला हो या जो है कभी अदलिया हमारी डैम बना रही है, कभी वो टमाटर की कीमत मुकर्रर कर रही है, कभी जो है वो आपके नुस्खा टावर गिरा रही है, तो ये इस किस्म की जो है हमने एक्सेसेस देखी। फिर आप 2/3 अक्सरियत से जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए उनको जो है वो किसी को 30 सेकंड सजा दे के किसी को किसी और तरीके से बरतरफ किया, तो ये एक जो है ना एक एक्सेसेस चल रही थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं अमेंडमेंट पेश की तो उस वक्त जो है ये कोशिश की कि एक मुतफ़िका जो अमेंडमेंट है उसके अंदर जजेस की जो तैनाती का तरीक़ेकार है वो भी तय हो जाए और जो है एक जो है बैलेंस आ जाए। और किसी दुनिया के मुल्क में ये नहीं होता कि जजेस अपने आप को खुद ही अपॉइंट करें और पार्लियामेंट को जो है उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। तो यहाँ पर एक तरीक़ेकार है, तरीक़ेकार भी बहुत अच्छा है कि जो जुडिशल कमीशन है और उसकी एक राय है और जिस तरह से एक पैनल बनेगा जिसमें 2 मेंबरान जो है वो सेनेट के और 2 जो है कौमी असेंबली के और फिर जो है अटॉर्नी जनरल और जो है क्या नाम है वज़ीर कानून और जो है फिर उसके बाद वो लोग एक इसके अंदर जो है मिलकर एक जो है रिकमेंड करेंगे 3 मेंबरान में से कि कौन जीत और उसको फिर जो है वज़ीर आज़म सिफारिश पेश करेंगे, सदर को जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक निज़ाम है, यानी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है। और जो 2 मेंबरान हैं उनमें अपोजिशन भी होगी, हुकूमत भी होगी, दोनों ऐवानों से। तो ये भी नहीं कह सकते कि हुकूमत जो है कोई अपनी ही चीज़ को बुलडोज कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ थी। लेकिन आप ये देखें कि 18वीं अमेंडमेंट पास हो गई और उसके अंदर जो है सभी कहते हैं कि जी एक बड़ी सोच विचार थी, 9 महीने लगे, तमाम शिकों पे बातचीत हुई, लेकिन जब वो पास हो गई तो उस वक्त वो जो है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जिनके लिए जो है वो सियासतदानों ने कुर्बानियां दी, का जिक्र भी कल हमें फ्लोर ऑफ द हाउस पर सुनने को मिला। ये बताइएगा कि ये आईनी तरमीमी बिल में बताया जा रहा है कि 22 तब्दीलियां की गई शिकों में, ज्यादातर जो तब्दीलियां हैं वो अदलिया से मुताल्लिक हैं। आप क्या समझती हैं कि इसके बाद अब रावी चैन ही चैन लिखेगा?
नहीं, देखिए ये बात नहीं है कि ये नहीं कह रहे कि देखिए हमने कोई मैन्युफैक्चर नहीं करने जजेस, एक निज़ाम बनाना है, ठीक है ना। ये तो ये कहना कि सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर अदलिया खुद ही अपने आप को जो है अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट्स कर ले, नहीं, इसके अंदर आई थिंक कारकर्दगी भी होती है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हमारी क्या अदालती रैंकिंग है, और ये भी एक सोच थी कि देखिए कि जो आईनी केसेस हैं या जो एक पॉपुलर सियासी केसेस हैं या जिनमें आइन की इंटरप्रिटेशन है, हमने पिछले दिनों में देखा कि अदलिया जो है वो किस तरीके से जो है अपनी मर्जी से फैसले करती है। कानून साजी जो उसका हक नहीं है, आइन साजी जो उसका हक नहीं है, वो भी करती है। आइन की ऐसी इंटरप्रिटेशन करती है कि लगता है कि आइन जो है वो रीराइट हो गया। लेकिन मुझे जरा ये जरूर बताने दें कि 19वीं तरमीम जो है ये पूरी पार्लियामेंट के का जो बालादस्ती है, इस्तेकाक है, उसको जो है बुलडोज करके, ब्लैकमेल करके जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने करवाई थी, ठीक है, विच वॉज वेरी अनफेयर। अगर जो आज बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ अगर वो ये देखें कि आईनी तरमीम जो हो चुकी थी 18वीं अमेंडमेंट, उसके बाद 19वीं तरमीम जो थी वो जो है साहिबा 18वीं हो, 19वीं हो या 26वीं आईनी तरमीम, एक अहम सवाल ये है कि हर जो तरमीम है ये रात के अंधेरे में ही आखिर क्यों होती है? पहली बात ये रात के अंधेरे में तो नहीं हुई, सुबह के सवेरे में हुई। आपने कहा रात गए, बात ये मैं तो फजर के अजानों के बाद हम वापस आए हैं, ठीक है, तो आप इसको रात गए तो ना कहें। देखिए शिकवार मंजूरी लेते लेते सुबह तो हो गई ना, फिर कुछ लोगों का ऐसे कहना है। जी बिल्कुल, देखिए बात ये आई थिंक हम अजीब, एक तो पहली बात ये कि पार्लियामान जो है वो कभी ये नहीं कहते कि हमारे कभी वीकेंड्स होते होंगे। अहम तरीन कौमी मामलात के अंदर ना कोई वीकेंड होता है, ना कोई छुट्टी होती है, ना कोई दिन होती है, ना कोई रात होती है। और आप ये बोले कि देखिए एक तवील प्रोसेस था जिसको जो शुरू हुआ, एक शिक की वरानावार जो है मंजूरी लेनी थी, और एक शिक के ऊपर पहले सेनेट के अंदर, फिर उसके बाद फिर कौमी असेंबली के अंदर, उसके बाद जो है फिर मतलब ये कि वो तमाम जो एक प्रोसेस था उसको मुकम्मल करना था। और उसमें उसके अलावा आप ये देखें कि ये जितनी तवील ये मुशावरत चली है हर सतह के ऊपर, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर हुकूमत इसको ये कर भी सकती थी, लेकिन एक ब्रॉडर कंसेंसस बिल्ड करना, सबको साथ लेके चलना। इस वक्त आप ये देखिए जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट पे तो तहरीके इंसाफ का उन्हें क्रेडिट जाता है इस बात का। बिल्कुल ठीक, कोई तहरीके इंसाफ का भी कोई एक ऐसा मुतफिका ड्राफ्ट है जिसके अंदर जो है देखिए पहली जगह हुकूमत कोई ड्राफ्ट लेकर आई। ठीक है सहर साहिबा, जरा इसको प्रिसाइजली जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमने काले साम के दांत तोड़ दिए और जहर निकाल दिया, जिसके बाद पार्लियामेंट में काले साम का बहुत तस्करा सुनने में आया। मौलाना ने आईनी तरमीम को काले साम से क्यों तशबीह दी, आपको क्या लगता है? नहीं, उन्होंने आईनी तरमीम को नहीं दी तशबीह, उस पूरे प्रोसेस को दी है जिसके अंदर जो है वो आइन चिकनी होती है, जिसके अंदर आइन के ऊपर जो है ना एक्सेसेस होती है, जिसका जिक्र जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा। देखिए इल्म्स होते हैं ना, खामियां होती हैं, खामियों की दुरुस्तगी की गुंजाइश हमेशा होती है। तो अगर अदालती जो है निजाम के अंदर बेहतरी की गुंजाइश निकली है, तो अगर आपको क्या लगता है ये काला साम किसकी तरफ इशारा किया गया है? ये वो इल्म्स है, ये वो एक्सेसेस है जो हमारे निजाम के अंदर आ गए थे, ठीक है ना। अब ये अगर अब आप ये देखें कि ये निजाम दुरुस्त हो गया है, अगर जो है जजेस की तैनाती का एक तरीक़ेकार हो गया है, अकाउंटेबिलिटी तो हर इदारे की होती है ना। आप ये बताएं कि आज जो है यानी 1979 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद 2024 में अदलिया तस्लीम करती है कि हमने गलत किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उनके ओहदे से बरतरफ करने के बाद अतर मिनल्लाह कहते हैं कि वो गलत था, ठीक है। यानी एक ऐसे फैसले जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए और ऐसे फैसले वो अदलिया करे जिसका ताल्लुक ही ना हो, जिस पर गुफ्तगू ही ना हो, और सिर्फ अपनी एक्सेस जो है वो तसल्लुत जमाने के लिए अदलिया का दिल चाहे तो बगैर कॉन्ग्रेस के केस लगा दे, जजेस का दिल चाहे। बिल्कुल सहर गामदान साहब, आपने दुरुस्त कहा कि ये मिसालें मौजूद हैं, कुछ गलतियां हैं अदालती, लेकिन उनकी इस्लाह करने की भी कोशिश की गई। और अब देखना ये है कि हुकूमत के साथ साथ ऑपोजिशन इसको तस्लीम करेगी मुस्तकबिल में या नहीं, और जो तवक्कुआत जहन में रखकर ये तरमीम की गई हैं क्या वो पूरी होती हैं या नहीं। खैर इस पर एक सवालिया निशान आने वाले वक्त में हम देखेंगे ये कि मुकम्मल हो पाता है या नहीं। अभी हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
गुड मॉर्निंग। अब बात करते हैं सितारों की चाल पर। मुस्तकबिल का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, मगर दुनिया में कुछ ऐसे अलूम हैं जिनकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और इम्कान जाहिर कर सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है। आजकल हमारी सियासत और क्रिकेट के हालात दोनों ही एक जैसे दिखाई देते हैं। दोनों पर बज़ाहिर बुरा वक्त है। बड़े बड़े प्लेयर्स भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। गैर यकीनी की सूरत हाल है, अवाम परेशान है और हर शख्स इस तजस्सुस में है और ये जानना चाहता है कि आखिर हमारी सियासत और क्रिकेट को हो क्या गया है और वो आखिर जा किस तरफ रही। जनाब, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट और सियासत पर पेशगोई करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो मुल्क की फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और इनकी प्रेडिक्शंस हमेशा सही साबित होती हैं। फ्यूचर में भी हम देखते हैं बहुत ऑन पॉइंट उज़ैर बात करती हैं। ये हमारे साथ अभी मौजूद हैं सामिया खान। सामिया खान से हम बात करेंगे और उनसे मुख्तलिफ सवालों के जवाब जानेंगे। जिस तरह हमने अपने इंट्रो में बताया कि सियासत और क्रिकेट दोनों पर ही बुरा वक्त चल रहा है, तो आज हम सामिया से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रेडिक्शंस हैं क्रिकेट में और सियासत में क्या होने जा रहा है। एक तो कल हमने देखा कि सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है। क्रिकेट में क्या हो रहा है ये आप जानते हैं। ये भी जानते हैं। सामिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपने सुबह सुबह हमें वक्त दिया। और बताइएगा सामिया, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, स्टार बैटर बाबर आजम का आप जानती हैं आजकल बुरा वक्त चल रहा है और वो मुसलसल नाकाम नज़र आ रहे हैं, तो ये उनका बुरा वक्त कब तक ख़त्म होगा? सबसे पहले तो नजफ और उज़ैर, आप लोगों का मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो को जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं उनको मेरा भी गुड मॉर्निंग और अल्लाह आपका जो दिन है और आपके जो आने वाले दिन है पुरअमन गुजरे अल्लाह के हुक्म से। आपने बड़ा प्यारा इंट्रोडक्शन खुद ही दे दिया कि खुदारा ये गैब का इल्म नहीं है। ये मैं हमेशा से कहती हूँ कि 70 to 75% अंदाजों का इल्म है। ऑल्दो रब ताला ने ही मेरी इज्जत रखी पिछले 4 सालों से कि 99% पे अल्लाह ने पूरी की। वो रब की दी हुई इज्जत है कि उन्होंने, मैं हमेशा आप लोगों को अपने इंटरव्यूज में भी कहती हूँ कि मैं घर से ही दुआ मांगते हुए निकलती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे मुंह से वो बात निकलवाइएगा जिसमें इज्जत महफूज हो, ऐसी कोई बात ना निकलवाइएगा जिसमें रुसवाई का अंदेशा हो। ये आप में हर कोई अपने लिए दुआ कर सकता है, स्पेशली आप जैसे लोग जो स्टेक पे होते हैं, मीडिया एंकर्स, बहुत जरूरी है। जी हाँ जी। तो वो जो है यहाँ पे पहले मुझे आप लोगों से मुबारकबाद भी चाहिए कि मैं ये तो नहीं कहती कि मैं पीटीआई के प्यार करने वालों का दिल तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरा काम है पेशगोइयाँ देना जी। मैं जाती पसंद नापसंद पे राय दी जा सकती है, पेशगोई नहीं की जा सकती। मेरा इल्म ऐसे ही जैसे महकमा मौसमियात है, जैसे गूगल आपकी रहनुमाई करती है, तो वो जो है मतलब मैं आज एक बार फिर सुरखुरू हुई हूँ। मेरा लिंक ऑन एयर मौजूद है। ये जो मौजूदा करंट कियोस जब शुरू हुआ था तब मैंने तारीख दी थी और आज आप लोगों के थ्रू मुझे मौका मिल गया कि मैं उसका क्रेडिट रात को, क्योंकि वो पूरी हुई है तो मैं आपसे क्रेडिट लूंगी इस चीज। बिल्कुल आपको क्रेडिट जाता है, ये आपकी क्रेडिट है सामिया कि रब ताला ने एक बार फिर इज्जत महफूज रखी। क्योंकि बहुत आप लोग निजी चैनल कहते हैं तो मैं भी निजी चैनल ही कहूंगी। तो मैं बहुत सारे चैनल पे पिछले दिनों ऑन एयर थी, तो मैंने एक बात कही थी कि इस साल भी रब ताला ने अब तक 99% का रिकॉर्ड ही है। 2024 में भी अल्लाह इस दीवी इज्जत को अपनी अमान में रखे। इस साल मैंने ये कभी कहा था, ये भी कुछ दिन पहले जब ये कियोस्क स्टार्ट हुआ था और मेरे 18 मिनट उस चैनल ने मेरा इंटरव्यू ऑन एयर अपनी इसी तरह आप जैसे मॉर्निंग शो में किया, तो जो है उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप लोगों को मिड वे में मेरी जरूरत कैसे पड़ेगी, वरना हमेशा साल के एंड पे पड़ती है। उन्होंने कहा जी इतना कियोस है मुल्क में कि हमें जानना है ये ऊंट किस करवट बैठेगा और सियासी दुल्हा कौन होगा इस सारी। तो मैंने उस वक्त जो कहा था कि 23 अक्टूबर या 22 अक्टूबर को ये कियोस खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह रब के हुक्म से, और वहां से पाकिस्तान का एक नया सफर शुरू होगा। 22 अक्टूबर मैंने दी थी। देखिए मुझे अल्लाह ने गैर मुकम्मल इल्म नहीं दिया हुआ, मैं सिर्फ अंदाजों से टाइम फ्रेम निकाल सकती हूँ और अल्लाह ताला आपके मुंह से जो भी बात निकालता है वो प्रेडिक्शन पूरी होती है और हमने ये देखा है और तभी हमने आपको अपने प्रोग्राम में बुलाया ताकि हम आपसे भी कुछ प्रेडिक्शंस करवा सकें सियासत और क्रिकेट के हवाले से। तो मुझे बताइएगा सामिया कि बाबर आजम जैसे कि हमारे स्टार बैटर हैं,
आजकल उनका बुरा वक्त चल रहा है और हमने देखा है कि वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं और बार बार नाकाम हो रहे हैं। सियासी पेशगोई तो आपकी सही साबित होगी, इनसे मुताल्लिक क्या प्रेडिक्ट तो करेंगे? इनका बुरा वक्त कब तक खत्म होगा? ये भी पेशगोई ऑन एयर मौजूद है, ठीक है ना। जिस तरह मैं कहती थी कि सियासत में 3 लोगों के सितारे बहुत स्ट्रांग हैं और लोग इस बात पे हंसते थे कि सामिया जी रिव्यू कर लीजिए इस नाम के ऊपर। मैं कहती थी इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैं नाम लिया करती थी। और आज आप देखें कि सियासी दुल्हा जो है ना, उनका क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान साहब के सर जाता है, क्योंकि इनके 3 लोगों के सियासी सितारे इतने स्ट्रांग हैं कि आप देखिए कि सियासत इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। जो जरदारी साहब है, उनके तो मैं विजडम को सल्यूट करती हूँ कि उनके अंदर सियासी विजडम बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सियासी सितारा स्ट्रांग है वो इन 3 हस्तियों का है। इसी तरह जो क्रिकेट पे अब मैं आती हूँ, तो मैंने ये भी आप उस पे पेशगोई की थी कि जो क्रिकेट है उस पे इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो लॉजिक अगर मैं आप लोगों को दूं, तो पाकिस्तान का जो जायचे का 5वां घर है वो इतना सॉलिड है कि आज तक हमारी पहचान, हमारी फनो सकाफत, हमारे क्रिकेटर्स बने हैं, या हमारी जो है हमारी, जैसे अभी भी माशाल्लाह वो मुझे उनका नाम भूल गया जो वो नेजा मार के आए हैं, मुझे नाम नहीं आता। अरशद नदीम जेवलिन थ्रोअर। जी बिल्कुल। तो वो पाकिस्तान का नाम आज तक इन लोगों की वजह से पहचाना गया है। सियासतदान तो हमारे अब शायद सियासत सही ट्रैक पे चढ़ेगी आने वाले वक्त में। तो जो क्रिकेट का अच्छा टाइम शुरू होने जा रहा है, ये डेट सर मैं साल के शुरू में दे चुकी हूँ। 15 मई 2025 से वो वक्त शुरू हो जाएगा। अल्लाह इज्जत रखे इस पेशगोई की, जहां आप 1992 वाली क्रिकेट फिर से देखेंगे। तो सामिया ये भी बता दें, इसमें बाबर का कोई अहम रोल देख रही हैं आप इस अच्छे वक्त में? देखिए, बाबर आजम साहब को जब आइसोलेटेड किया गया था तो तब भी मेरे से सवाल किया जाता था, तो मैं कहती थी वो फिर से कम बैक करेंगे। अच्छा। उसमें क्रिकेट के अंदर करना भी मुझे चाहिए। ये नहीं पता था कि मैं क्रिकेट को बिल्कुल नहीं ज्यादा जानती, क्योंकि मैं सिर्फ सितारों से जो पहचान वो कर रही होती हूँ। तो मैंने कहा था बाबर आजम फिर से कम बैक करेंगे। लोगों ने कहा क्या वो फिर से कप्तान बनेंगे? मैं कहती ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाबर आजम साहब का ये जो आपको टफ टाइम नजर आ रहा है, ये उनको मेरा ख्याल है आउट ना किया जाए या मिस फिट डिक्लेयर ना किया जाए। इंशाल्लाह 16 नवंबर के बाद से सितारे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये जो 16 नवंबर कमिंग है, फिर जो अगले साल की मार्च की 20 आएगी, सियासत भी और क्रिकेट भी फिर और बेहतर हो जाएगी। और क्रिकेट का बेहतरीन टाइम, क्रिकेट खाली नहीं, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री फिर से बूम पकड़ेगी 15 मई 2025 से शुरू होने वाले वक्त में। अल्लाह इस पे भी इज्जत रख ले इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुल्क की पहचान है तो हम लोग हैं, हमारा वजूद है। तो लेकिन एक बात जो मैं बार बार कहती हूँ उजैर और नजब, कि जो लोग पाकिस्तान से मायूस हो रहे हैं और जो पाकिस्तान की क्रिकेट से मायूस हो रहे हैं, पाकिस्तान तो 16 नवंबर कमिंग से ही अपने पटरी पे चढ़ जाएगा। ये जो कियोस है, बहुत अहम मैसेज है ये। जी अच्छा सामिया साहिबा, ये भी जरा ऐड कर दीजिएगा कि सियासत हो, आपने सियासत की भी बात की, सियासत हो या क्रिकेट हो, कप्तानी का जो मामला है ना, ये हमेशा से जेर बहस रहता है। अब आपको कौन लगता है, कौमी टीम में भी बहस चल रही है, कौन कप्तान हो सकता है, किसके सितारे इस वक्त जो है वो गर्दिश में है, और किसके जो है मोहम्मद रिजवान है, शादाब खान है और शाहीन शाह अफरीदी, किसके जो है वो ज्यादा चांसेस हैं? दोबारा नाम लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो नाम शादाब नाम लिया, आपने और क्या नाम लिया? मैंने मोहम्मद रिजवान का नाम लिया है, शाहीन का नाम लिया है। नहीं, ये सच्ची बात है, मैं ये कैटेगोरिकली मैं कभी भी नहीं बता सकती होती थी। जब मुझसे सवाल किया जाता था वजीर आजम कौन होगा, ठीक है, मैं हमेशा कहती थी कि इनके सियासी सितारे स्ट्रांग हैं, इनके सियासी सितारे स्ट्रांग हैं। इनमें तो शादाब साहब का नाम का सितारा जरा मुझे पावरफुल लग रहा है। एक तो हमारे किसी क्रिकेटर की सही डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं होती, बाबर आजम साहब की फॉर्चुनेटली अवेलेबल की मेरे पास, तो मैंने उस पर ये काम किया था कि ये फिर से कम बैक करेंगे। अगर आप मुझसे क्रिकेट की बात करेंगे तो मैं कहूंगी क्रिकेट कम बैक करेगी, मायूस ना हो, थोड़ा सा वक्त और चलें सामिया, क्रिकेट से जरा आप बाहर निकलते हैं, शादी की बात करते हैं।
सियासत में शादी की बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी की आपको शादी कब तक होती नजर आ रही? क्योंकि मंगनी का तो हमने सुना था उज़ैर, लेकिन शादी कब तक होगी? जी, अगर आप उनकी शादी की बात करते हैं तो 9 सितंबर 2024 से एक सॉलिड टाइम शुरू हो चुका है जहां पे आप ये खबर किसी भी वक्त सुन सकते हैं कि उनको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया गया है। गैब का इल्म है कि शादी किससे होनी है, वक्त अल्लाह के पास लिखा हुआ है, जोड़े रब ने बनाए हुए हैं, लेकिन अगले जून से पहले पहले मेरा काम है सिर्फ टाइम फ्रेम निकालना, तो अगले जून से पहले पहले एक डिक्लेयर्ड ऐलान हो जाना चाहिए बिलावल साहब का जो है। अच्छा सामिया साहिबा, हमें जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि बाबर आजम को आइसोलेट किया गया है, अपनी निजी जिंदगी के अंदर, जाती जिंदगी के अंदर, तो क्या वो आइसोलेट नहीं रहेंगे? वो भी कोई इस तरह की न्यूज़ दे सकते हैं हम? बाबर आजम के निजी सितारे तो नहीं, सिर्फ वो मुझे नहीं पता उनका, जो मैं उनके नाम पे जब मैं काम करती हूँ उनकी डेट ऑफ बर्थ पे, तो मुझे किसी स्ट्रेस में भी वो नजर आते हैं। वो मेंटल स्ट्रेस उनकी फिजिकली उनको हिट कर रहा है, या कोई फिजिकल जो है कोई जो कमी है, लैकिंग है, वो उनको मेंटली अपसेट कर रही है। वो अगर यहाँ से अपने आप को एक फ्री कर देना तो यकीन कीजिए कि बाबर आजम साहब का सितारा फुल फॉर्म में इस वक्त चल रहा है, सिवाय स्ट्रेस के जो उनके ऊपर, मुझे नहीं पता वो किस चीज का स्ट्रेस है उनके ऊपर। जी सामे ये भी बताइएगा, मरियम नवाज आप कहना चाहूंगी मैं, बल्कि ये बात नजफ कहती हूँ कि अगर हमारी पीसीबी ने हमारे क्रिकेटर्स की काउंसलिंग पे, इनकी चीजों पे अगर ईमानदारी से काम कर लिया, यकीन जानिए कि ये फिर से वही आप जो है छक्के चौके देखेंगे। नो डाउट। अच्छा सामे जरा क्विकली इस पे भी बताइएगा, मरियम नवाज पे तो किस्मत हम देख रहे हैं काफी मेहरबान है, तो उनके लिए वजारत आला की कुर्सी से आगे कुछ देख पा रही हैं, क्या मौजूद है? ये भी मेरी प्रेडिक्शन ऑन एयर मौजूद है कि मैंने कहा था कि 2024 उन पे जो खतरा था वो सिर्फ मई जून तक खतरा था जो है उनकी वजारत आला को। 2025 में तो उनका एक बड़ा नाम और अनाउंस आप सुनेंगे, उनके नाम की ज्यादा इंशाल्लाह गूंज सुनेंगे, क्योंकि 2025 मरियम नवाज शरीफ का असल में रिवॉर्डेड साल जो है वो 2025 वाला साल है। तो इस साल जो वो होमवर्क कर रही हैं या जिस तरह परफॉर्म कर रही हैं, उसका रिटर्न उन्हें 2025 में सितारे या डेस्टिनी उन्हें देती है। अच्छा सामने आपने मौलाना फजलुर रहमान को सियासी दुल्हा कह के मुखातिब किया था, बड़ा अहम रोल भी उन्होंने प्ले किया। हालिया दिनों में हमने देखा उनका घर जो था वो मेहमान खाना बना हुआ था। अब आपको लगता है कि ये जो सारी उन्होंने मशक की है, जितनी मेहनत की है, उसके बाद उन्हें कोई अहम ओहदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इस सारे सिनेरियो में ये सियासी दुल्हा का वर्ड उस चैनल का वर्ड था, मैंने तो उस पर तस्दीक की थी कि यही रोल, इन्हीं का रोल इम्पोर्टेंट रहेगा और ये बिग बेनिफिशरी रहेंगे। अब वो बेनिफिशरी अल्लाह क्या नवाजता है ये मुझे नहीं पता, ये मेरा डोमेन। अच्छा सामने हम ना अब जरा बॉर्डर के उस पार चलते हैं। आपने देखा होगा कि एससीओ समिट के दौरान वजीर खारजा जयशंकर आए, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे बढ़कर अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। अब ये जो बर्फ है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये थोड़ी सी पिघल सकती है, आपको लगता है ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? इंशाल्लाह। ये भी प्रेडिक्शन ऑन एयर है, कहना ये पड़ता है कि मैं अभी आपके लिए स्टेटमेंट नहीं बना रही। मैंने कहा था कि पाकिस्तान की आइसोलेशन खत्म होगी, पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी तरक्की करेगी, पाकिस्तान की जो है जो न्यू अलायंस, देखिए ये भी एक पेश गोई थी कि मैंने एक तो एंड ऑफ वर्ल्ड की मेरी फेमस प्रेडिक्शन है जिसपे मेरा गैर मुल्की चैनल से भी मेरे इंटरव्यू किए हैं कि लॉजिक दीजिए आप ये बात क्यों कहती हैं। तो मैंने उसमें कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेंगे और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान जिस जोन की तरफ जाएगा तो पाकिस्तान की ये जो एक आलमी तन्हाई थी ये खत्म होने जा रही है, तो ये खित्ता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो अभी इंशाअल्लाह ताला कियोस 22 अक्टूबर से खत्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, और 16 नवंबर से पाकिस्तान की सियासत सामने थोड़ा सा वक्त की किल्लत है, ये भी हमें बता दीजिए। बानी पीटीआई के बारे में आप बात कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि उनके सितारे जो हैं गर्दिश में हैं, तो उनकी रिहाई का कब तक इम्कान देख पा रही हैं आप?
देखिए ये भी मुझे लोग ऐसे सवाल कई दफा किया जाता था जैसे मेरा रोल है उनके गर्दिश में आने का, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन सही होती है ना, तो बड़े इसलिए लोग बड़े तमाद से आपसे सवाल करते हैं। सारे खराब हुए जुलाई 2023 से, तो मैं एक वर्ड यूज करती थी कि मुझे उनके लिए आइसोलेशन नजर आती है। आइसोलेशन अब मैं इसकी तशरीह नहीं कर सकती थी। अच्छा, ये जो वक्त शुरू हुआ, अब इस साल 1 महीना था जो उन्हें ये पॉजिटिवली उनकी मदद कर सकता था। मैंने तब भी मैसेज दिया, ये 1 महीना खान साहब की मदद करेगा, सितारों की रोशनी में। अल्लाह चाहिए खान साहब पॉजिटिव डिसीजंस ले ले, लेकिन नहीं लिए गए। अब खान साहब का सितारा गर्दिश से जो निकलेगा, जिसने उन्हें ये डेड लॉक में डाला है, वो है जी तारीख मतलब मार्च का एंड समझ लीजिए 2025। उससे पहले कुछ हो जाए तो मोजिज़ा है, लेकिन खान साहब अभी अपने मुश्किल वक्त में हैं। मुझे नहीं लगता कि जो है, ये तो मैं पहले ही कह चुकी थी कि उनके सितारे उन्हें ठीक है, यानी और उनकी isolation अगर देते किस्मत से मुतालिक बात करें तो बेहतरी के कोई इम्कानात नहीं नजर आ रहे। बहुत शुक्रिया सामिया खान साहिबा, बहुत आप शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी, आपने प्रेडिक्शंस की और हमेशा की तरह ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जिस तरह से आपकी ज्यादातर प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं, ये भी दुरुस्त साबित हो। और अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, फैशन इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो आपको बताते हैं कि रुबीना अभी हमें मिलवाएंगी सेल्फ मेड फैशन डिज़ाइनर से, जिनका शौक इनको फैशन इंडस्ट्री तक ले गया और इन्होंने कम वसाइल के अंदर अपना ब्रांड लॉन्च किया, उसमें जिद्दत पैदा की, इनोवेशन लेकर आए, डिफरेंट कलर्स लेकर आए और एक अपनी मार्केट इन्होंने बनाई। बिल्कुल, पाकिस्तान में खातून के लिए जीरो से बिजनेस स्टार्ट करना और फिर उसे कामयाब बनाना किस तरह मुमकिन है, आइए जानते हैं। मौजूद है आज शाहताज कैसर की बुटीक में। शी इज़ अ फाउंडर एंड CEO फॉर क्लॉथिंग ब्रांड शाहताज कैसर। आज हम उनसे करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो आज हमारी ख़वातीन जो हैं वो भी आज हमें बड़े शौक से देख रही हैं कि आज हम एक क्लॉथिंग ब्रांड में खड़े हैं, एक बुटीक में खड़े हैं। शाहताज, हमें ये थोड़ा सा बताइएगा कि कितनी सी अमाउंट से जो हमारी ख़वातीन हैं वो काम स्टार्ट कर सकती हैं? हर ख़वातीन का एक अपना पैशन होता है, हर ख़वातीन की एक अपनी सोच होगी काम स्टार्ट करने के लिए, और मेरा तो ख्याल है 50,000 से भी घर बैठे हुए आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। 50,000 तो मुझे लगता है सबके पास होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई भी काम स्टार्ट कर सकता है। सो आई वांट कि मैं अपनी ख़वातीन को ये मैसेज दूं कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योरसेल्फ। आपके अंदर जो जज्बा है, जो पैशन है, उसको प्लीज़ यूज़ करें और अपनी लाइफ को कंप्लीटली घर की तरफ मत रखें। अच्छा शाहताज, ये जो मुझे लहंगा नज़र आ रहा है, क्या हम इस पर थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि इस पर ये डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त और फाइन तरीके से की हुई है, क्या ये सारा हैंडमेड काम है? मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जितना भी हमारा काम है ब्राइडल्स एंड फॉर्मल्स का, ये कम्प्लीटली हाथ के कारीगरों से बनता है काम। हमारे कारीगर बहुत स्पेशलाइज्ड हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं। रेशम का काम, दबके नक्शी का काम, कोरे का काम, और ये आप देख सकते हैं रेशम का काम, ये जितना आपको थ्रेड वर्क नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑल रेशम वर्क। ये काम सब हमारे कारीगर करते हैं। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हम कुछ भी बाहर से इंपोर्ट नहीं करते। हमारी पूरा पाकिस्तान से, हमारी पाकिस्तान की मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग है फैब्रिक में, मटीरियल, और वो इतनी बड़ी है कि आप कुछ भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आप कुछ भी ले सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपका मटीरियल कितना खूबसूरत है और कितना लॉन्ग लास्टिंग है। ओके, बट हाथ के काम के लिए आपको इतना टाइम लग जाता है कि 2.5 से 3 महीने में आपका एक जोड़ा रेडी होता है। सिंस दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इसकी थोड़ी सी अमाउंट भी बता दें कि ये कितने का अब है? दिस इज फॉर 8 lakhs। ओके, अच्छा इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस सूट को हम क्या कहेंगे? दिस इज अ गाउन स्टाइल, ठीक है, ये एक स्लिट ओपन गाउन स्टाइल है। सॉर्ट ऑफ, नहीं, इट्स नॉट अ कार्डिगन। कार्डिगन हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में यूज होता है। हमारी जैकेट्स हो गई, कार्डिगन्स हो गए, ये बेसिकली गाउन स्टाइल है जो फ्रंट से थोड़ा छोटा है, बैक से थोड़ा लंबा है। तो ये है हमारा ब्राइडल का। यस, दिस इज अ ट्रेडिशनल बारात आउटफिट, जो कि हमारी लड़कियां अभी भी चाहती हैं कि हम रेड आउटफिट पहने। अच्छा, ये एकदम ऐसा हुआ था कि बिल्कुल खत्म हो गया था, लोग नहीं पहनते थे रेड, तो क्या ये दोबारा आपको ऑर्डर्स आने लगे हैं कि हम रेड पहनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो रेड का ऑर्डर देती हैं
हैं और ये हमारा एक बहुत ट्रेडिशनल गारमेंट है जिसका अगेन हेड साइड का बॉर्डर है ये दुपट्टे का, और इसको एमरल्ड ग्रीन के साथ हमने कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है। ये जितने आप इसके ऊपर स्टोन्स देख सकते हैं ये सब रियल एमरल्ड स्टोन्स हैं, और अगेन ये सब मटेरियल, ये सब कपड़ा हम पाकिस्तान से ही लेते हैं। कहीं आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका गला बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, हम इनका गला दिखा सकें। ये अगेन दिस इज़ अ पेशवास, लेकिन ये मॉडर्न नहीं है, दिस इज़ ऑल ट्रेडिशनल। हम आ गए हैं फॉर्मल वियर्स के बाद। अच्छा शाहताज, हमें ये बताइएगा कि फॉर्मल वियर्स की क्या सेलिंग है, मोस्ट सेलिंग आर्टिकल कौन सा है? फॉर्मल वेयर्स जो हैं ब्राइडल के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी बिकते हैं, क्योंकि ब्राइडल्स तो आपको पता है कोई घर में कोई एक ही औरत ब्राइडल होगी बट उसकी पूरी फैमिली ने फॉर्मल्स पहनने हैं। तो फॉर्मल की जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 80% है और ब्राइडल की 20% है कि हमारे पास अगर ऑर्डर्स आते हैं तो फॉर्मल्स के बहुत ज़्यादा आते हैं। और अगेन अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो फॉर्मल्स भी औरतें डिज़ाइन कर सकती हैं, उन पे लेसेस लगा सकती हैं, उन पे एम्ब्रॉयडरीज कर सकती हैं। लेट मी शो यू दिस एग्जाम्पल। दिस इज़ माई ओन डिजिटल प्रिंट। इनको हम फोटोशॉप पे पूरा प्रिंट बनाते हैं, उसके बाद कारीगरों से लाइट हैंड की एम्बेलिशमेंट करवाते हैं, लेसेस लगा दी, नेकलाइन का डिज़ाइन बना दिया, इट्स पेयर्ड विद अ ट्यूलिप शलवार, बाजू पे ये स्टाइल बना दिया, तो ये इजीली आपका 20-25 हज़ार में जोड़ा निकल जाता है। दुपट्टा, इट्स विद द दुपट्टा। हमारे पूरे 3 पीसेस आउटफिट्स होते हैं, दुपट्टा, शलवार एंड शर्ट। जैसे कि अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो अगर वो ब्राइडल का नहीं तो फॉर्मल वियर्स का तो लाजमी स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल। आपने मुझसे पूछा हमारा मोस्ट सेलिंग फॉर्मल कौन सा है। लोगों को वाइट आर्टिकल्स बहुत खूबसूरत लगते हैं और I love white too। यस, वाइट एक ऐसा यूनिक कलर है जो कि आप किसी भी इवेंट पे किसी भी वक्त पहन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा सारा जो हाथ के काम का मटेरियल है वो मैं खुद सोर्स करती हूँ और इधर पाकिस्तान से ही करती हूँ। सो दीज आर ऑल जूल स्टोन्स। इस पे फिरोजे का एंड लुक एट इट्स ब्यूटीफुल दुपट्टा, ये इतना खूबसूरत लगता है अगेन कि काम इसके सिर्फ नेकलाइन पे और बाजू पे है, बट ओवरऑल ये ड्रेस इतना खूबसूरत लगता है एंड इट कम्स विद द कॉन्ट्रास्ट शरारा ग्रे। लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और तो ये आपका मोस्ट सेलिंग आर्टिकल ये है? मोस्ट सेलिंग फॉर्मल है हमारा। अच्छा, इसकी वजह से अगर हम थोड़ी प्राइस की बात करें तो इसकी क्या प्राइस है? इट्स प्राइस इज 65,000। ओके, 65,000 वाले लोग भी माशाल्लाह बहुत सारे हैं। yes, बिल्कुल। मुझे तो लग रहा था जैसे शादियां ही खत्म हो गई हैं, मेरी नहीं हो रही तो किसी की भी नहीं हो रही। नहीं रुबीना, इंशाल्लाह यू विल गेट मैरिड सून। आई डोंट वांट टू। और उसके अलावा आप ये देखें कि शादियां ख़त्म नहीं हुई हैं, या तो बहुत ज़्यादा लोग शादियां ग्रैंड कर रहे हैं या फिर लोग शादियां बहुत इंटीमेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शाहताज, अपना टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। आज मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं घर पर बैठी हूँ और मैं कपड़ों का काम स्टार्ट करूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन अब मैं कसम से काम स्टार्ट करने वाली हूँ कि आपके पास अगर छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, आप अगर कोई सॉलिड कपड़े ही स्टार्ट कर लें, सॉलिड कपड़े बनाएं। अगर आप फॉर्मल नहीं बना सकती, ब्राइडल नहीं बना सकती, तो आप कोई भी कपड़ा बनाना तो स्टार्ट करें। आपके टेलर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी खुद की मेहनत उसमें लाजमी होनी चाहिए। और उम्मीद है कि आप भी इंस्पायर हुए होंगे और आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। और जाते जाते फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।